साथियों नमस्कार। नवोदय की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल और मैं इस वीडियो क्लास में आपको नवोदय का जो पुराना प्रश्न पेपर है उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। यह जो है 2020 का प्रश्न पेपर है और पुराना प्रश्न पेपर सॉल्यूशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जो है हमें यह पैटर्न पता चलता है कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य के लिए हम विगत 5 वर्षों का और 5 वर्षों से पहले का भी ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है उसी का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्लास भी लगातार हो रही है। हमारा वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस लगातार चल रहा है। तो जो विद्यार्थी नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं या सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं उसको समय देना होगा। समय देंगे तभी आप सीख पाएंगे और समय देने के लिए आप एक निश्चित समय बना लीजिए कि किस समय आपको वीडियो क्लास अटेंड करना है और कितने समय तक देखना है। क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक अपने आप को समय नहीं देंगे, तब तक सीखने में रुकावट आएगी। तो सीखने के लिए सबसे जरूरी है, जिस चीज को सीखना चाहते हो उसके लिए समय देना। हम आप लोगों के हेल्प के लिए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है एकदम साफ सुथरा है कि जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको अपनी प्रतिभा को निखारने का और मौका मिले। तो हम आपकी मदद कर रहे हैं क्लास के माध्यम से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। और एक और बात करना चाहूँगा, हमारी वीडियो में कमेंट करने के लिए कहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा कारण है कि मेरे अधिकांश वीडियो किड्स मोड पर चले जा रहे हैं, जिसके कारण ना तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता है और ना ही कमेंट कर पाते हैं। यह जो प्रक्रिया है पिछले 1 से 2 साल तक मैं देख रहा हूँ कि चैनल में पता नहीं क्या सेटिंग हुआ है कि हर बार अच्छे वीडियो जो है किड्स में चले जाते हैं। इस कारण हम आपसे कनेक्टेड नहीं हो पाते। इस कारण मैंने जो नया चैनल बनाए हैं द उज्ज्वल लक्ष्य, तो आप लोगों का मैं राय जानना चाहूँगा। आप मुझे ऐसे किसी वीडियो पर कमेंट कर देना जिसमें आप कमेंट कर सकते जो किड्स मोड पर ना हो। क्या मैं जो नया चैनल है उसमें नवोदय की क्लास शुरुआत से डालूँ, ताकि जो है आप उसमें कमेंट भी कर सके। और वह जो चैनल है कक्षा 6वीं के लिए है, तो आप कक्षा 5वीं का इसको जब नवोदय की तैयारी कर लेंगे, जितने विद्यार्थियों का चयन हो जाएगा वो चले जाएंगे और जिनका नहीं हो पाएगा किसी कारण से, क्योंकि हर जिला में केवल 80 विद्यार्थियों का तो ही चयन होना है। चाहे आपका अगर टोटल 90 विद्यार्थियों का भी अगर 100 में 100 आता है तो उसमें से केवल 80 विद्यार्थियों को लिया जाएगा, है ना। तो बाकी को 6वीं पढ़ना ही है, सबको 6वीं पढ़ना है, लेकिन बाकी को नॉर्मल स्कूल में पढ़ना है। तो उनके लिए गणित के वीडियो मिल जाएंगे। तो आप मुझे सलाह देना क्या हम, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम लगातार फेस कर रहे हैं, तो क्या नए चैनल में नवोदय की वीडियो डालें। इस सुझाव को जरूर देना। ठीक है, ये सुझाव दीजिएगा। और अभी हम इस पेपर को हल करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हल करना है। तो हमने पिछले वीडियो पर इस वर्ष का जो क्वेश्चन पेपर है अर्थात सन 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके मानसिक योग्यता के प्रश्नों को हल किए थे। अब जो है हम गणित के जो प्रश्न हैं, जो 20 प्रश्न हैं, उसको किस प्रकार से हल करने हैं इस वीडियो पर बताएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 20 प्रश्न जो है यहाँ से शुरुआत होगा। ये गणित के प्रश्न हैं जो कि 41 नंबर से लेकर 60 नंबर तक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसको हम बनाएंगे और साथ ही साथ आपको प्रश्न को बनाने का तरीका बताऊंगा। देखो, जैसे पहला प्रश्न आपने पढ़ा, पहला प्रश्न इसका गणित का जो कि 41 नंबर का है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो ये जो प्रश्न है सरल है, तो सरल प्रश्नों को तो आप तुरंत बना लो। ठीक है, मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप प्रश्नों को बहुत अच्छे से बना सकते हो। और ध्यान रखना कि हर प्रश्नों को आप लिख करके बनाना। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 9 करेंगे। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या यहाँ पर होता है इस प्रकार से। अब इसको जो है आप क्या करना है, अंतर करना है, अर्थात घटाएंगे। यहाँ पे 9 9 9, ये 8, ये 9 9 9। अब देखेंगे यह वाला संख्या कहाँ पर है, ये संख्या डी पर है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 42 नंबर है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। तो ये सवाल सरल है, लेकिन इसमें भी गलती होता है। क्यों गलती होता है, यदि आप मौखिक बना दिए
बिना लिखे बनाया तो गलती हो जाता है, तो लिख के बनाना चाहिए, मेरा सलाह है। बाकी बहुत से विद्यार्थी मौखिक भी बनाते हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, इसका अंतर निकालना है इस प्रकार से, ये 0 0 0 0 0, यहाँ पे 9, 9 के बाद 5 बार शून्य देखेंगे, 9 के बाद 5 बार शून्य, ऑप्शन डी इसका उत्तर है। अब देखो 43 नंबर का जो सवाल है उससे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है में नहीं को क्या किया गया है, बोल्ड किया गया था, थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोकस किया गया है। इसी जगह पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं को नहीं पढ़ पाते। इनमें से कौन सा संख्या 25 के बराबर है ऐसे पढ़ लेते हैं, और इसी में से जो पहला ऑप्शन आया या दूसरा ऑप्शन आया टिक लगा देते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इनमें से जब सभी को हल करेंगे तो 3 का उत्तर 25 आएगा और 1 का उत्तर 25 नहीं आएगा, तो जो 25 नहीं आएगा वही उसका उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो देखो यहाँ पर ये बोर्ड मास के सवाल है, तो सबसे पहले कोष्टक के भीतर का हल करते हैं, तो 100 भागित 4 बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 50 में से 25 घटाएंगे, 50 ऋण 25 बराबर हो जाएगा 25, तो इसका उत्तर क्या रहे, 25 आ रहे, तो ये उत्तर नहीं होगा। उसी प्रकार देखो 20 धन कोष्टक में 20 भागित 4 है, तो 20 को 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, अंदर में 5 आ जाएगा, 20 और 5 25, इसमें भी उत्तर 25 आ रहे हैं। अब यहाँ पर 10 धन 5 गुणा 2 धन 10 ऋण 5, तो कोष्टक के भीतर पहले हल करेंगे तो हो जाएगा 10 धन 5 दूनी 10 धन 10 ऋण 5 बराबर 5, तो देखो 10 10 20, 20 5 25, इसमें भी 25 आ गया। अब यहाँ पे देखो 24 धन 2 गुणा 1, तो 2 गुणा 1 का मतलब होता है 2 एकम 2, तो 24 2 26, तो 26 इसका उत्तर आया। अब प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा 25 के बराबर नहीं है, तो ये जो चौथा ऑप्शन है इसमें उत्तर जो है 25 नहीं आया, 26 आया, तो यही इसका उत्तर होगा। यहाँ पर जो है इस प्रकार से बनाना था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44 है, जिसमें कहा गया है कि x का वह मान जिसके लिए निम्न कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x वाले प्रश्न हैं, और सामान्य रूप से ये जो प्रश्न हैं कठिन नज़र आते हैं, होते नहीं है कठिन, कठिन नज़र आते हैं। तो मेरा सलाह ये है कि जब आप प्रश्न को बनाते जाएंगे तो जो सवाल कठिन लगता है उसको छोड़ दो, बाद में बनाना। तो हम इसको बाद में बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का सवाल है 40, 60 तथा 75 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योगफल है। एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना आपको आता है। चूंकि दोनों एक साथ पूछा गया है तो आप ऐसा तरीका बना सकते हो जिसमें दोनों पता चल जाए। तो देखो यहाँ पर 45, 60 और 75 का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं आप लोगों को बताया हूँ कि सबसे जो छोटी संख्या है क्या बड़ी संख्या को जो है भाग दे पा रहा है, नहीं। तो 45 के अपवर्तक कौन कौन से हैं, उसका सबसे बड़ा अपवर्तक क्या, ऐसे खोज करके आप बना सकते हो मौखिक रूप से। अगर आपको लिखित बनाना है तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, इस प्रकार से करना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेते हैं ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों को भाग कर दे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 15 तिया 45, 20 तिया 60 और 25 तिया 75। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, ये सभी 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25। ठीक है, महत्तम समापवर्तक में हम उस संख्या को लिया जाता है कि कौन जो है सभी संख्या को भाग कर दे। तो यहाँ पर अब 3 4 5 एक साथ किसी से भाग नहीं होगा, तो ये इनका क्या हो गया, मस हो गया, अर्थात 5 गुणा 3 गुणा 5 बराबर एचसीएफ हो गया कितना, 15 हो गया। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, ये 3 गुणा 5 तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो संख्याएं हैं देख सकते हैं जो है एक साथ किसी के पहाड़ में नहीं आएगा, तो इसको भी गुणा कर दो, 3 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, तो 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 20 पंचे 100, और उसके बाद 100 तिया 300, 300 तिया 900, 900 क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया।
अब इन दोनों का योगफल कहा गया है, तो 900 और 15 को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 915 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 915 इसका उत्तर आ गया। अब आ गया प्रश्न क्रमांक 46, जो कि देख सकते हो यह जो सवाल है कठिन नहीं है, लेकिन सरल से थोड़ा सा कठिन है। इसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये कोष्टक के भीतर जो संख्या उसको हल करना है। तो बाकी को ज्यों के तो लिखेंगे 3/8 भागित कोष्टक के भीतर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 10 ऋण 1 कोष्टक बंद धन 5/8। अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 3/8 भागित ये क्या हो जाएगा कोष्टक के भीतर 9/6 धन 5/8 है ना। तो अब ये देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 कर गया यहीं पे। अब बाहर निकालेंगे 3/8 भागित हो जाएगा, तो भाग को सीधा गुणा कर दो, इसको पलट दो 2/3 धन 5/8। ठीक है। अब यहाँ पर 3 और 3 कट गया। हम 8 को भी कटा सकते हैं, लेकिन चूंकि जोड़ना के बाद यहाँ पर 8 हर में दिया है और जोड़ने की प्रक्रिया में हर को बराबर करना पड़ता है, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 2/8 इतना का और 5/8। अब जोड़ेंगे तो हर बराबर है तो 8 हो जाएगा और 2 और धन 5 बराबर 7/8 इसका उत्तर हो जाएगा। 7/8 यहाँ पर आया है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 47 है। 47 बहुत आसान है। यदि 15 ऋण 15 भागित 15 गुणा 6 बराबर 100 हो तो x का मान क्या है। तो देखो यहाँ पर x का मान पूछा है। x का मान नहीं भी पूछा रहता आखिरी में, जैसे क्योंकि x आखिरी में दे दिया है, सीधा ऐसा दे दिया जाता हल करो तो भी उसी प्रकार से बनाते। तो हमने बोडमास के नियम में क्या पढ़ा है कि सबसे पहले जो है भाग के सवाल को हल करो, है ना। तो यहाँ पर जो है भाग के सवाल 15 भागित 15 है, अर्थात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 ऋण 15 भागित 15 अर्थात 1 गुणा 6, ठीक हो जाएगा ना, बराबर x। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 15 ऋण 6 बराबर x बराबर 15 ऋण 6 बराबर 9 बराबर x हो जाएगा। तो x का मान कितना आया, 9 आया। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। अब है 48 नंबर का सवाल, जिसमें पूछा गया है कि 0.9 भागित कोष्टक में 0.3 गुणा 0.3 का मान बताओ। तो ये भी बोडमास के सवाल हैं। देखो कितने सारे बोडमास के सवाल पूछे गए हैं, है ना, कितने सारे बोडमास के सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.9 भागित ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 2 अंकों के पहले दशमलव, तो 1 अंक पहले से है, यहाँ और लगा दिए इस प्रकार से। अब इसको भाग करने के लिए मैंने आपको सिखा के रखा है कि पहले इसका दशमलव हटा दो, तो ये हो जाएगा 9/10 भागित 9/100 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको हम हल करते हैं तो 9/10 गुणा 100/9 होगा। हम 1 9 ये 9 दोनों 9 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट गया, क्या बच गया 10 बचा, तो 10 इसका उत्तर होगा। यहाँ पर देखो 10 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 49 है। प्रश्न क्रमांक 49 है, एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b बराबर है। तो देखो इस सवाल में सोचना ज्यादा पड़ रहा है, इस सवाल में सोचना ज्यादा पड़ रहा है और परीक्षा में आपको टाइम मैनेज करना होता है। तो देखो सरल प्रश्न जैसे हमने 41 नंबर को हल किया तो भी एक सवा नंबर मिलेगा, इसको भी हल करेंगे तो भी सवा नंबर ही मिलेगा। तो ये इस सवाल में अभी आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल जिसमें आपको समय लगता है उसको शुरुआत में छोड़ दो, मत बनाओ। ये मेरा एक तरीका है, इसको हम आखिरी में बनाएंगे क्योंकि इसके आगे ऐसे सरल सरल सवाल और बहुत सारे जिसको हमको बनाना है। ठीक है, तो अब इसको भी छोड़ रहे हैं, अभी बनाएंगे इसी वीडियो में बनाएंगे, लेकिन लास्ट में बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो 175 ग्राम के 10% का 5% क्या है। ठीक है, तो प्रतिशत मतलब क्या होता है, 100 में उतना, 10% मतलब 100 में 10। तो ये हो जाएगा 175 ग्राम का 10% गुणा 5%। तो 175 गुणा 10/100 गुणा 5/100, क्योंकि प्रतिशत मतलब होता है बटे में 100 हो जाता है।
अब इसको हल करते हैं, एक शून्य ऊपर एक शून्य नीचे। अब ये 10 पूरा नहीं कटेगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी 5 यहाँ से भी 5 है इकाई में, तो हम उसको नीचे को नहीं कटा रहे हैं, क्योंकि कटाएंगे ना तो गड़बड़ होगा। गड़बड़ क्यों होगा, फिर हमको भाग करना पड़ेगा, फिर दशमलव बदलना पड़ेगा। तो हम इसको ज्यों का त्यों रख सीधा ऊपर गुणा करते हैं, तो 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 एकम 5 3 8, 875 बटे 1000 आया। अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, दशमलव लगाएंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो 0.875 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। मेरे को बताना है ना कि कौन सा हमने छोड़ा है। अभी 2 प्रश्न हमने छोड़े हैं, जिस चीज को छोड़े उसको ऐसे क्रॉस करके रख देना, इसको हम छोड़े हैं, इसको हम छोड़े हैं, इस प्रकार से। अब आ गए यहाँ 51 नंबर का सवाल। निम्नलिखित व्यंजक का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है, पूर्ण संख्या में बताना है। तो जब निकटतम वाला आएगा ना, तो आपको करना क्या है बता रहा हूं। निकटतम वाला आता है तो आपको ये करना है कि सबसे पहले ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में डिफरेंस कितने का है, देखो 390, 290, 209, 190, अर्थात इसमें 10 से 20 का अंतर है। तो जब अंतर बहुत ज़्यादा है तो क्या करना है, यहाँ पर जो गुणा के सवाल है इसको हम गुणा करने में बहुत समय लगेगा। इसको हम निकटतम माने पहले बदल लेते हैं, तो 49.6 का क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 6 है, दशमलव के बिना लिखेंगे तो 5 से ज़्यादा होता है तो इधर 1 बढ़ता है। 10.2 है, दशमलव के बाद 2 है तो इसमें नहीं बढ़ेगा, ये 10 हो जाएगा। 7.1 का 7 ही होगा, लेकिन 29.7 का हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 7 है। ऋण 5 गुणा 20 होगा, क्योंकि 5 के बाद भी दशमलव 1 है, 20 के बाद दशमलव 1 है, 5 से ज़्यादा नहीं है। अब इसको हल करते हैं, इतना को हल करेंगे, इतना को हल करेंगे, इतना को हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 100। तो 500 में पहले 210 घटाएंगे फिर 100 घटाएंगे, ऐसा बना सकते हैं, या फिर पहले इन दोनों को जोड़ दो। तो 500 ऋण 310 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 190। तो 190 क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया 190 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। प्रश्न क्रमांक 52 है, एक पार्क 1500 मीटर लंबा तथा 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। देखो क्या बोला गया है, एक पार्क है, ये जो पार्क है ये 1500 मीटर लंबा और 750 मीटर चौड़ा, अर्थात ये आयताकार है। ठीक है, ये हो गया 1500 मीटर चौड़ा, 1500 मीटर लंबा, 750 मीटर चौड़ा। ठीक है, तो जब ये 1500 मीटर है तो ये भी 1500 मीटर होगा, ये 750 है तो ये भी 750 होगा। एक साइकिल सवार इस पार्क के 4 चक्कर लगाते हैं, तो यहाँ पर साइकिल सवार है, 4 चक्कर का मतलब ऐसे 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहे हैं, 1500, 1500, 3000 और 750, 750, 1500, तो टोटल हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे, आप जोड़ लेना, 4500 मीटर। 4500 मीटर अर्थात क्या हो गया, ये इसको हम किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 किलोमीटर एक चक्कर में। ठीक है, अब आगे कहा गया है कि ये 4 चक्कर लगाता है, अर्थात 4.5 किलोमीटर गुणा 4 चक्कर लगाएगा, गुणा 4 चक्कर लगाएगा, क्योंकि 4 चक्कर है तो गुणा 4 किए। अब इसको हल नहीं कर रहे हैं, अभी रखे हैं। आगे बोल रहे हैं कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। देखो तो ये क्या हो गया, दूरी हो गया, और ये क्या है, चाल है, अर्थात 1 घंटा में 4.5 किलोमीटर वो चलता है। कहाँ गया, 1 घंटा में 4.5 किलोमीटर चलता है। और हमारे पास जो दूरी आया है उसको भी देखो, ये जो दूरी आया है देखो यहाँ पर एकदम बहुत सिंपल है कि ये आयताकार पार्क था जो 1500 मीटर लंबा, 1500 मीटर नीचे भी लंबा हो जाएगा, 750 मीटर चौड़ा यहाँ है, 750,
4 चक्कर लगाता है, तो जब एक चक्कर लगाया तो उसमें निकला 4500 मीटर अर्थात 4.5 किलोमीटर। और यहाँ चाल भी दिया है कि 4.5 किलोमीटर अर्थात एक चक्कर को वो 1 घंटा में लगाता है। एक चक्कर वो 1 घंटा में लगाता है, किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है एक चक्कर को 1 घंटा में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना चक्कर लगा रहे हैं? वो 4 चक्कर लगा रहे हैं। तो 4 चक्कर के लिए कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा लगेगा, ये उसका उत्तर है। ठीक है, अब आ गया पक्षियों के झुंड वाला, जो कि काफी कठिन सवाल माना गया था। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में हैं। बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं? घोंसले में कितने पक्षी हैं? तो पक्षियों का एक झुंड है, जैसे इस झुंड को हमने एक ग्रुप में बांट दिया। इसका 1/4 नदी, अर्थात इसको अगर 4 हिस्सा में बांटते हैं तो 1/4 जो है नदी में है और झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है। तो देखो 1/4 दिया है और 1/5 दिया है, तो ऐसे में हिसाब नहीं होता। सबसे पहले जो है इसके हर को बराबर करना पड़ेगा। तो हर को बराबर करते हैं तो इसका हर हो जाएगा 20, एलसीएम निकालेंगे तो इसको 5 से गुणा करेंगे तब 20 बनेगा, तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 20 बनाएंगे तो 5 चौक 20, तो 1 चौक 4। तो अब देखो यहाँ पर टोटल इस पक्षी के समूह को अगर 20 ग्रुप छोटे छोटे समूह बांटते हैं तो जो 5 हिस्सा है, जैसे कि देखो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस 20 हिस्सा में से जो 5 हिस्सा है, 5/20 जो है ये नदी में है, 2 3 4 5 ये नदी में है। 4 हिस्सा जो है 1 2 3 4 ये कहाँ पर है? घोंसला में है, ये घोंसला में है। बाकी बचे 22 पक्षी, तो अब टोटल 22 पक्षी बचे हुए हैं। तो कितना हिस्सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हिस्सा में 22, अर्थात हर एक का मान कितना है? 2-2 है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो सब में 2-2 है। जितने खंड है सब में 2-2 है। अब क्या पूछा है कि घोंसले में कितने पक्षी है? तो घोंसले में 4 हिस्सा है, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 4 हिस्से है, तो 8 पक्षी जो है घोंसले में है। 8 इसका उत्तर आएगा, 8 इसका क्या होगा? उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 54 है। अगला प्रश्न है, अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदी तथा इसकी मरम्मत में 200 रुपये व्यय किए, अर्थात खर्च कर दिए, फिर इसको 1680 रुपये में बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। तो देखो उसने मेज को खरीदने में कितना रुपये खर्चा किया? पहले 1200 रुपया में वो खरीदा और उसकी मरम्मत में था, तो पुराना खरीदा था उसमें रिपेयरिंग कराया तो 200 रुपये और खर्चा कर दिया। तो इस प्रकार से उसको घर तक लाने में उन्होंने 1400 रुपये खर्चा किया। तो 1400 रुपये क्या इसका क्रय मूल्य है। 1680 में बेचा है, तो हम देखते हैं कि जितना में खरीदा था उससे ज्यादा में बेचा है ना। तो जब ज्यादा में बेचा है मतलब पहला चीज हमको पता चल गया कि लाभ होगा। तो इसमें जो हानि वाला ऑप्शन है वो तो उत्तर नहीं होगा, ऐसा हानि वाला ऑप्शन है ही नहीं है। अब लाभ कितना का हुआ है? तो जो बेचा गया मूल्य है 1680, उसमें से 1400 आप घटाओगे, क्योंकि लाभ हानि क्या होता है? दोनों संख्या का अंतर होता है। तो यहाँ पर ये 0 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, ये 0 हुआ, तो 280 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। आगे पूछा है कि उसको प्रतिशत में बताना है, तो 280 रुपये लाभ हुआ है कितने में से? क्रय मूल्य में से। तो 1400 रुपये क्रय मूल्य था, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करेंगे। 2 शून्य नीचे 2 शून्य ऊपर, 14 कम 14, 14 दूनी 28 और 0, टोटल 20% क्या होगा? इसका लाभ होगा। तो ये आपका हो गया 20% लाभ। 20% हानि भी दिया है, उस समय नहीं देख पाया था। तो यहाँ लाभ या हानि पूछा है, तो सबसे पहले जो लाभ वाला है तो जो हानि वाले आउट हो जाएगा, क्योंकि सब लाभ में से उत्तर होता।
तो हमें आगे हल किए तो 20% लाभ मिला, इसका उत्तर है। आगे दिया गया है एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। कुछ मत करो, तुरंत एक वर्ग और आयत बनाओ, क्योंकि कहा गया है एक वर्ग है एक आयत है, इसके परिमाप बराबर है। यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है, तो ये देखो ये 16 मीटर है, तो ये भी 16 मीटर होगा, ये भी 16 मीटर होगा, ये भी 16 मीटर है। आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो ये जब 18 मीटर है तो ये भी 18 मीटर होगा। चौड़ाई पता करना, ये कितना है पता करना है। तो देखो वर्ग के परिमाप, दोनों के परिमाप बराबर है, तो हमें परिमाप पता करने के लिए चारों भुजा की लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए। किसमें पता है? वर्ग में पता है। तो वर्ग का 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64 हुआ। 64 मीटर क्या होगा इसका परिमाप हुआ, तो इसका भी परिमाप 64 मीटर होगा, क्योंकि दोनों का परिमाप बराबर है। तो 18 और 18 को जोड़ोगे 36 मीटर का माप दिया गया है। अब तो 64 में से आप 36 को घटा लो, कितना बचा? 14 में से 6 गया 8, 2। अब ये जो 28 मीटर है इसको बराबर बराबर दोनों जगह बांटना है, तो 14 यहाँ हो जाएगा, 14 यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से 14 मीटर क्या हो जाएगा, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं 56 नंबर में। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने हेतु कितने ईंट चाहिए, यदि एक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो देखो ये एक ईंट इतना बड़ा है, ठीक है, ये ईंट इतना बड़ा है, तो जितना जगह ये घेरेगा वो उसका आयतन कहलाता है। फिर से ईंट लगा देंगे तो 2 ईंट के बराबर दीवार बन जाएगा। तो ऐसे जितना भी दीवार बना है उसका आयतन छोटे छोटे ईंट के आयतनों के गुणांक के बराबर होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले दीवार का जो आयतन लंबाई चौड़ाई है तो 8 मीटर, तो चूंकि ईटा का जो लंबाई चौड़ाई है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई मीटर में दिया है, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। 800 मीटर सेंटीमीटर गुणा 600 सेंटीमीटर गुणा 22.5 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया था, ये दोनों मीटर में दिया है। बटे करेंगे इसको, ईंट का क्या माप है 25 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे तो देखो जो सबसे पहले आसान उसको काटते हैं। देखो ये 6 एकम 6, 600 बार में 600 होगा, 25 एकम 25, 25 चौक 100 कट गया। अब उसके बाद देखते हैं 11 दूनी 22, 25, ये टोटल इस प्रकार से होता है ना। अब देखो इसका जस्ट डबल है, ये हो गया एक बार में और ये हो जाएगा 2 बार में। देख सकते हो आंकड़े एकदम बिल्कुल मैच हो रहे हैं। इसको 2 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पर हमको गुणा करने हैं 800 को गुणा 4 गुणा 2, तो आखिरी में 2 बार शून्य आएगा, गुणा में 2 बार शून्य लिख दिए। अब 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 6400 ईटा इसमें लगेगा, 6400 ईटा इसमें आया है। ठीक है, हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटा यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने समय आरंभ की थी? देखो क्या कहा जा रहा है कि आप जो है यात्रा शुरू करें और गंतव्य स्थान पर था जहां पे जाना था वहां 4.5 घंटा की यात्रा में पहुंचे। पहुंचते समय जो है 2:45 PM अर्थात दोपहर का समय हुआ था। तो ये पूछा जा रहा है कि कब शुरू किया था, तो देखो 4 घंटा और आधा घंटा घटा दो, तो देखो 1 घंटा पहले कितना बजा था 1:45, उसके 1 घंटा पहले 12:45, ठीक है, फिर 11:45, फिर 10:45, कितना घंटा हो गया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो गया। अब आधा घंटा था 30 मिनट और कम कर दो, तो ये 10:45 में से 30 मिनट कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 10:15, तो सुबह जो है 10:15 को निकला था। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको घटा भी सकते हो, जैसे कि आप 2:45 PM है ना, तो PM है तो यहाँ पर आपको 4 घंटा और 30 मिनट घटाने हैं, है ना। तो ये PM है तो इसमें हमको AM इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि
2:45 से ये बड़ा दिख रहा है कि नहीं, तो PM का AM हो जाएगा उत्तर। तो ये 5, ये 1, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 10। तो इसमें जो है थोड़ा सा आपको समय लगता है, लेकिन ये बहुत शॉर्टकट तरीका है जिसको हम आसानी से व्यवहारिक रूप से बना पाते हैं। अब आ गया प्रश्न क्रमांक 58। 640 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? तो देखो यहाँ पर 640, तो सबसे पहले देखेंगे जो ऑप्शन है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भाज्य संख्या दिया है, कोई भाज्य संख्या नहीं दिया, सब में अभाज्य है। तो अब इसको हम 640 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल के बना सकते हैं या फिर गुणा करके। तो मेरे ख्याल से गुणा करना ज्यादा आसान होगा। तो देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80, दूनी 160 नहीं होगा। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80, दूनी 160, दूनी 320 नहीं होगा। 5 पंचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 200, 400, 800 नहीं हुआ। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80, दूनी 160, 320, 640, तो चौथा इसका उत्तर होगा। अगला सवाल है, कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगा? तो खैर अब साधारण ब्याज तो हटा चुका है, लेकिन अब आ गया तो बता देते हैं। इसको मैंने ऐसे बताया था, देखो मूलधन जो है कितना है, 1200 रुपये है। दर कितना है, 5% वार्षिक है। तो जैसे ही आपको 5% वार्षिक मिला, तुरंत आप जो है ब्याज निकाल लो 1 साल का। तो 1200 का 5% अर्थात 12 पंचे 60, 60 रुपया जो है 1 साल का ब्याज होगा। क्यों? 100 रुपया में 5 रुपया ब्याज, 100 रुपया में 5 रुपया ब्याज, तो 1200 रुपया में 12 पंचे 60 रुपये ब्याज। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 1200 गुणा 5/100 करके, ठीक है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि समय नहीं पूछ दिया गया है, समय पूछा गया है। और आगे आ जाता है ब्याज, तो ब्याज कितना आ रहा है ये भी नहीं पता। मिश्र धन कितना हो रहा है, मिश्र धन हो रहा है 1800 रुपया। तो देखो यहाँ पर 1800 रुपये, 1200 का रुपया 1800 रुपये हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा है वही तो ब्याज है। कितना एक्स्ट्रा है, 1800 में आप जो है 1200 घटाओ, मिल गया 600। तो 600 रुपया ब्याज की राशि है। अब सोचो 1 साल का जो है 60 रुपया है ब्याज, तो कितने साल में 600 रुपये हो जाएगा? तो 600/60, तो 6 कम 6, 6 दाम 60, तो 10 साल में जो है यह जो है 1800 रुपये हो जाएगा। तो 10 साल इसका उत्तर होगा। आखिरी सवाल है, 140.75 गुणा 0.01 बराबर है। अब 1 से गुणा करना है तो इसका उत्तर तो वही जाएगा, कितना, 140.75 आएगा। बस हमको दशमलव के स्थान देखना है। तो देखो 1 2 3 4 अंकों के बाद लगेगा 1 2 3 4, तो 1.4075 अर्थात ऑप्शन सी। अब देखो ये 60वां प्रश्न कितना सरल था। अब मान लीजिए कुछ कठिन सवाल में अटके रहते, अब उस सवाल में आपको ज़्यादा समय लगता, तो हो सकता है कि परीक्षा में इसको बनाने के लिए समय नहीं मिलता जो आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए जो सवाल कठिन लगते उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब हमारे पास समय बच गया, समय बच गया, तो अब इसको हमने जिसको छोड़ा है उसको बनाएंगे। हमने सबसे पहले किसको छोड़ा था, देखो हमने छोड़ा था 44 नंबर को छोड़ा है, एक सवाल है करके, तो इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाने का तरीका देखो, मेरा तरीका अलग होता है क्योंकि हम परीक्षा में जिस माइंड से काम करते हैं उसी प्रकार से बना रहे हैं, क्योंकि हर चीज को सिस्टमेटिक बनाने की आवश्यकता नहीं कंपटीशन एग्जाम में। हाँ, अगर यही स्कूल का एग्जाम होता जिसमें आपको एक एक चीज लिखना पड़ता है ना। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। इस कोष्टक के भीतर क्या है, 3 से ही 11, 7/11 अर्थात 11 तिया 33 धन 7 बराबर 40/11 गुणा 11/5 है, भागित 3/7 गुणा x बराबर 4/3। ये 11 और 11 कट गया, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर मिला 8, 8 भागित 3/7 गुणा x बराबर 4/3।
अब इसको हल करने के पक्षांतर के एक नियम भी होता है, पक्षांतर के नियम से बना सकते हैं, जो कि कक्षा 5वीं तक के स्तर के बच्चों के लिए कठिन होता है। तो देखो यहां पर जो ऑप्शन दिया है, ये जो ऑप्शन है आपकी मदद करने के लिए। जिन विद्यार्थियों को पक्षांतर करने में दिक्कत होता है, आप ये सोचिए कि हम एक समय ऐसा चारों में से हम किसको रखें, एक समय से चारों में से किसको रखें कि हमको इसको इधर को हल करने पर यह प्राप्त हो। तो चलिए हम सबसे पहले उस संख्या को लिखते हैं जिसमें हमको जोड़ना घटाना आसान हो। हम भिन्न को लास्ट में लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा रखे हिसाब किताब करना तकलीफ होगा। हम सबसे पहले 28 को ले लेते हैं। मान लो हम 3/7 में 1 की जगह हम 28 लगते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 4 तिया 12, तो 8/12 जब करेंगे, 8/12 करेंगे, है ना, ये 8/12, तो 4 दूनी 8, 4 2/3 आ रहे थे, उत्तर नहीं होगा। तो इसके बाद हम रखते हैं, चलो 7 को रखते हैं, तो 8 7 7 कट जाएगा, 8/3 हो जाएगा, तो 8/3 आएगा, ये भी नहीं होगा। 14 को रख के देखते हैं, तो देखो 8/3/7 गुणा 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो क्या आ गया, 8/6 आ गया। यानी 8/6 को 8/6 लिखा जा सकता है। तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, इधर आ गया 4/3 और इधर भी 4/3 है। तो इस प्रकार से एक समय जब हम 14 रखते हैं तो दोनों तरफ बराबर हो जाता है, तो ये 14 आपका उत्तर होगा। जिन बच्चों को पक्षांतर करके बनाना आता है वो पक्षांतर करके बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे पक्षांतर करके उसको भी बता देता हूँ, है ना, क्यों कैसे बोलोगे सर किस प्रकार से बना रहे हैं, समझ नहीं आ रहा करके। तो देखो पक्षांतर करके बनाने के लिए यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 8/1 गुणा 3 का 100 हो जाएगा, तो 7/3 100 होगा, बराबर 4/3। पहले इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 56/3x बराबर 4/3। आगे ये हो जाएगा कि ये जो 3x है इधर चले जाएगा, तो 56 गुणा 3 बराबर 4 गुणा 3x। अब इस x को छोड़कर बाकी इसके बटे में आ जाएंगे, तो इधर आ जाएंगे, तो हो जाएगा 4 गुणा 3, ठीक है। तो 3 3 कट गया, 4 एकम 4, 14 चौक 56, तो 14 इसका उत्तर आया। इस प्रकार से बना सकते हो। तो आप जैसा बनाना चाहे आप स्वतंत्र हो। अब है प्रश्न क्रमांक, हमने इसको छोड़ा था और किसको छोड़े थे, ये 49 नंबर को छोड़े थे। एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है, तो b बराबर है। देखो इसमें दो संख्या के बारे में बात किया गया है, b और c। हमने b और c लिख दिया। एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, अर्थात ये जो है इससे -10% है, c से -10% है, तथा c 150 से 5% अधिक है। तो इसका मान क्या बोला गया है, ये जो 150 है इससे c जो है 5% अधिक है, कहा गया नहीं। तो हमें b कितना है पूछा गया है, तो देखो हमें क्या पता है, हमको 150 पता है, 150 से 5% ज्यादा जो है c है। तो हमें सबसे पहले 150 का 5% निकालेंगे, 150 गुणा 5/100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 15 पंचे 75/10, तो ये हो जाएगा 7.5। तो 5% अधिक है, मतलब c का मान क्या हो जाएगा, इस 150 में ये जुड़ेगा, तो 150 7.5 बराबर हो जाएगा 157.5। तो c बराबर हो गया 157.5। अब b जो है c से 10% कम है, तो हमें इसका 10% निकालना है, 10/100 निकालना है। तो ये कट गया, ये कट गया, दशमलव एक शून्य हटाएंगे तो यहाँ दशमलव इस तरफ सरक जाएगा, 15.75 हुआ c का 10%। अब b इससे इतना कम है, अर्थात b के मान के लिए हमको c का मान जो 157.5 है उसमें 15.75 को घटाना पड़ेगा। तो घटा देते हैं, ये 5 हो जाएगा, 12 में से 7 गया, 15 में से 7 गया, सॉरी 14 में से 7 गया 7, उसके बाद ये 2, 6 में से 5 गया 1, ये 4, 141.75,
यहाँ देखेंगे 141.75। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को बनाया। कैसे बनाया? सबसे पहले बनाते बनाते हमको जो जो सवाल कठिन लगा उसको छोड़ दिए, आखिरी में बनाए। जो सवाल सरल लगा, जो आसानी से बन गया, उसको बनाते हुए आखिर तक पहुंचे। तो यही पैटर्न होता है। तो इस प्रकार से परीक्षा में बनाना चाहिए। अगला जो वीडियो होगा जिसमें हम इसके अनुच्छेद पर बात करेंगे और अनुच्छेद के एक एक शब्द को समझाएंगे। पुराने वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपकी बेहतर तैयारी होगी। अभी इस साल जो है हम पुराने क्वेश्चन पेपर का सलूशन लेकर आ रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।